गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स में जो बोनस इशू सीखे थे, बोनस राइट, वो सबको करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बोनस में क्वेश्चन कुछ करने बोले थे आप लोगों को, और राइट एक क्वेश्चन मैंने ऐसे अपना मन से कराए थे और एक राइट इशू का क्वेश्चन कराए थे। तो रिमेनिंग आप लोग कुछ ट्राई कर सकते हो। तो आज अब स्टार्ट करते क्लासेस। तो इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यस, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 3, in the books of X Limited journal entries. ओके तो क्वेश्चन क्या था? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन दिसंबर 2007। इसमें 45,000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड था और इसमें कॉल्सन एरियर है 5,000 शेयर ₹2 करके, और बाकी पेड अप वैल्यू 4,40,000, और 10,000 शेयर 10 इज बट ओनली 6 पेड अप, मतलब ₹4 इसमें अनपेड था, पार्टली पेड अप। और रिजर्व एंड सरप्लस में है कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सो ऑन, लॉट्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आर देयर, वहीं से तो बोनस देंगे। अब डायरेक्टर कंपनी डिसाइडेड टू 1 फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल 2 इज ड्यू। देखो उसमें जो 45 शेयर था उसमें से कॉल्सन एरियर था ना 5,000 शेयर ₹2 करके, उनको आप फॉरफिट कर रहे हो। तो फॉरफिचर एंट्री हम लोग इशू ऑफ शेयर में सीख चुके हैं। तो एंट्री क्या पास करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फॉरफिट हो रहे ना तो कैपिटल को डेबिट कर दोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस बोलो। हाउ मेनी शेयर्स फॉरफिटेड? 5,000 शेयर्स। फुल्ली कॉल्ड अप हो गया था 10, तो मतलब 50,000। इसमें प्रीमियम एरियर तो नहीं है, ₹2 फाइनल कॉल फेल किए तो प्रीमियम थोड़ी इसमें एरियर है। तो 2 कॉल्सन एरियर, एरियर कितना दे रहे? 10,000 है ना। क्वेश्चन में देखो 5,000 ₹2 करके एरियर था, तो मतलब 50 में से 10 एरियर था, बाकी फॉरफीचर हो जाएगा, 2 शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर अमाउंट इज 40,000, राइट। तो ये था फॉरफीचर एंट्री। हम इग्नोर कर रहे हैं नरेशन। सेकंड, और नरेशन लिखोगे बीइंग 5,000 एरियर शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ओके, बस हो गया एज पर रेजोल्यूशन नंबर डेट। ना इस सारा फॉरफिटेड शेयर को री इशू किए कैश प्राइस में ₹9 करके एज फुल्ली पेड एक्स, तो फिर ₹10 पेड अप था, तो ₹1 डिस्काउंट री इशू, बैंक डेबिट, और डिस्काउंट के लिए शेयर फॉरफीचर डेबिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 शेयर 10 करके कितना होता है? 50,000, और 5,009 करके इशू किए तो कंपनी को मिला 45,000, तो ₹1 डिस्काउंट दे दिए, 5,000 इंटू 1 5,000 हो गया फॉरफीचर एंड री इशू। बट कभी भी री इशू हो जाता है तो बैलेंस ऑफ फॉरफीचर आप ट्रांसफर करोगे कहाँ? कैपिटल रिजर्व में। तो बोलो टोटली जब री इशू हो गया बैलेंस देख लो, फॉरफीचर 40,000 क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, और डिस्काउंट हो गया 5,000 लॉस, तो नेट कितना प्रॉफिट है? 40 - 5 35, तो ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री पास करोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 40 - 5 35,000 ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, राइट। तो अब फॉरफीचर कंप्लीट हो गया, री इशू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब बोल रहे टू इशू फुल्ली पेड बोनस 3 शेयर फॉर एवरी 5, मतलब बोनस रेशियो 3:5, मतलब 5 है आपके पास तो कंपनी आपको 3 शेयर फ्री में दे रहे हैं। लेकिन
इसमें ये भी बोल रहे हैं आफ्टर मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स टू फुल्ली पेड, जो पार्टली पेड शेयर्स था ना 10,000 शेयर, उनको पहले फुल्ली पेड किए फिर सबको बोनस दिए, तो पहले फुल्ली पेड करोगे, फुल्ली पेड का एंट्री। फोर्थ, तो कितना शेयर्स, क्वेश्चन देखो 10,000 शेयर 10 इज बट 6 पेड अप था, मतलब 4 रुपीज उन लोगों से अनपेड रह गया था, कंपनी कॉल ही नहीं किए तो क्यों अनपेड, एरियर तो नहीं है ना, कंपनी कॉल नहीं किए थे इसलिए पार्टी पेड था। अब कंपनी को कॉल करके इसको फुल्ली पेड करना है, तो 4 रुपया कॉल करोगे फुल्ली पेड हो जाएगा, तो एंट्री करो, इसमें 2 एंट्री करेंगे, कॉल ड्यू कॉल रिसीव्ड। कॉल ड्यू का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, इशू ऑफ शेयर याद करो क्या एंट्री करते थे, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बोलो कितना, 10,000 शेयर्स था और इसमें फाइनल कॉल मनी कितना करोगे ताकि फुल्ली पेड हो जाए, 6 पेड अप था तो 4 कॉल करोगे, तो 40,000, राइट 40,000। अब रिसीव कर लो, बैंक डेबिट फुल्ली पेड, तो कॉल रिसीव होगा तभी ना, बैंक डेबिट कोई फेल किया क्या, नो नथिंग टू कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। अरे बोनस मिलेगा, कौन फेल करेगा, फ्री में शेयर मिलेगा, ठीक है ना, तो 40,000 पे हो गया। अब दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है। अब बोनस का एंट्री करेंगे, फिफ्थ। ना बोनस में रेशियो क्या दिया था, 3:5, मतलब 3 बोनस 5 के लिए, तो साइड में कैलकुलेशन करते, कंपनी में अब टोटल कितना फुल्ली पेड शेयर्स है, एक तो 45,000 था, हाँ उसमें से 5,000 एरियर था, फॉरफिट के री इशू कर दिए तो फुल्ली पेड हो गया, और जो 10,000 ए भी तो फुल्ली पेड हो गया, मतलब टोटल 55,000 शेयर्स है ना। बोनस से पहले टोटल फुल्ली पेड शेयर्स कितना 55, और बोनस का रेशियो क्या, फॉर एवरी 5 दे आर अलॉटेड 3 बोनस, तो इस आ रहा है 33,000, बोलो कितना हो रहा है, इक्वल टू 33,000 शेयर्स, और एट द रेट क्या है, फेस वैल्यू 10, तो अमाउंट वाइज कितना का बोनस डिक्लेयर हो रहा है, 3,30,000, ये बोनस कैलकुलेशन, ठीक है, ये हम लोग बोनस कैलकुलेशन की, ये नोट में कर लोगे बेटर रहेगा। यस, तो पता चल गया अमाउंट ऑफ बोनस कितना डिक्लेयर हो रहा है, 3,30,000, सबको बोनस दे रहे हैं ना, तो बोनस के लिए एंट्री क्या पास करते, बोनस के लिए एंट्री, बोनस डिक्लेयर करते, इसके बाद शेयर इशू कर देते, है ना। तो बोनस डिक्लेयर करेंगे 330, और इसके लिए मैंने बोले थे रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बट रिजर्व में एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, तो पहले क्या लेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये बोनस के लिए ही तो होता है, इसका और कोई यूटिलाइज नहीं है, तो कैपिटल, ये भी ए, बोनस का ए, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो कंपनी में कितना CRR दिया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया 60,000, यस हम लोग को टोटल 330 चाहिए, उसके हिसाब से जैसे जैसे प्रेफरेंस बेसिस फंड अवेलेबल डेबिट करते जाओ, जब तक वो आपका फंड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व है, यस सर, कैपिटल रिजर्व डेबिट, अगर कैश रिजर्व है तो बोनस दे सकते हैं। कैपिटल रिजर्व कितना बैलेंस एग्जिस्टिंग में देखो, कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस में दिया है, कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश 45, धन दो एक बार, 45 तो था, लेकिन ये फॉरफिट किए, री इशू किए, और 35 आया ना, आया ना, बोलो फॉरफिट करके री इशू किए तो 35 और आया, तो ये इंक्रीज हो गया 35 से, 45 प्लस 35, मतलब ये हो गया आपका 80,000। सर ये रिजर्व कैश रिजर्व कैसे पता चला आपको, ओके फॉरफिट किए थे, मतलब जितना पेमेंट किया था वही तो फॉरफिट किए थे, पेमेंट आया था जितना कॉल मनी उतना ही तो फॉरफिट किए थे, तो सी और एक्स के अगेंस्ट में कैश है, ये कैश रिजर्व है, ये रिवैल्यूएशन नहीं है कि कोई रिवैल्यूएशन के एसेट्स उससे रिजर्व बनाए, राइट। तो कैश रिजर्व तो यूज कर लो। नेक्स्ट यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस फॉलो करना, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट है कितना देख लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 80,000, ओके, तो कितना हो गया 80 प्लस 60, 8 160 60 220 हो गया, 110 अभी भी चाहिए। नेक्स्ट और क्या रिजर्व है सर, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, ले लो, फ्री रिजर्व है,
डिविडेंड इक्विलाइजेशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, जहां से डिविडेंड दे सकता है, द रिजर्व व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये बताए थे मैंने। तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व था 40,000, तो अभी भी 70 चाहिए। फिर जनरल रिजर्व फ्री है, ले लो जनरल रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व है 50,000। ओके, अब 20,000 और शॉर्ट पड़ रहा है ना, तो 20,000 और पीएल ही बचा है, तो प्रॉफिट से लेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट 20,000, तो हो गया ना टोटल जितना फंड चाहिए। 2 इतना का बोनस दे रहे, 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी होल्डर्स को हम लोग बोनस दे रहे हैं। कितना बोनस दे रहे हैं, ये अमाउंट, टोटल कितना है बोलो, टोटल कितना है 3,30,000। बिंग बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वैसे लिख लेना। बी सेकेंड एंट्री, अब हम लोग को शेयर इशू करेंगे, जो होल्डर्स उनको शेयर इशू कर दो, तो बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 3,30,000। यस, एक बार देख लेते, 33,000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10। नरेशन लिख लेना, बिंग 33,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 इज इशूड एट बोनस एंड ट्रांसफर टू कैपिटल एज पर रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। बस कंप्लीट हो गया बोनस। अब कुछ और भी इशू लेके आए, अब राइट इशू लेके आए। हाँ, बस राइट इशू, बस हो गया आपका क्वेश्चन। राइट इशू में एक चीज इस क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आपका एंट्री 5। नाउ राइट इशू 5th। राइट में क्या दिया, इशू राइट शेयर 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इंक्लूडिंग बोनस। अच्छा, तो बोनस से पहले तो 55,000 शेयर था, राइट के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। बोलो, बोनस से पहले कितना 55,000 था और 33 बोनस आया, तो इंक्लूडिंग बोनस कितना हो गया 88,000 शेयर्स हो गया ना। यस सर। अब इसमें बोला राइट जो इशू लेके 1 फॉर एवरी 2, 2 के लिए एक राइट, इंक्लूडिंग बोनस 88, इनको बोनस कैसे दे रहे, सॉरी राइट कैसे, 2 के लिए एक राइट भेज रहे, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 44,000 शेयर्स इशू कर रहे कंपनी एज राइट इशू। समझ में आया, तो राइट इशू कंपनी कितना शेयर इशू लेके आए 44,000 शेयर्स, राइट। यस सर। तो 44,000 क्या प्राइस में इशू लेके आया 15 रुपीज, फेस वैल्यू क्या था 10, तो 5 रुपीज प्रीमियम इशू। हम मार्केट प्राइस 30 था बिलो इशू, ठीक है, लेकिन कैपिटल से जितना अबव है वो प्रीमियम है, तो 5 रुपीज प्रीमियम में इशू। और कितना राइट एप्लीकेशन आया बताया नहीं, तो मान लेंगे पूरा आ गया, है ना। राइट में एक्स्ट्रा कैसे आएगा, जिसको राइट है वही तो अप्लाई कर सकते हैं जितना राइट है, तो एक ही एंट्री कर लेंगे, पैसा आया कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिख सकते हो, टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाउ मेनी शेयर्स इशूड 44, इशू प्राइस क्या 15, ये होता है 6,60,000, राइट। कैपिटल क्रेडिट 44, फेस वैल्यू 10, तो इट्स 4,40,000, और प्रीमियम 44 इंटू क्या 5, 2,20,000। कंप्लीट आपका राइट इशू। अब इसमें 2 एंट्री कर सकते हो, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल और टू सिक्योरिटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है सब तो देखना नहीं है भाई, कुछ नहीं है। और हाँ, एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, एज्यूम करते जितना राइट है पूरा पूरा सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। कम तो हो सकता था, कोई अप्लाई नहीं किया होगा तो। एनीवे, ये था क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एक ऐड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ राइट, ये नहीं पूछा गया था, हम ऐड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ राइट।
ये फॉर्मूला क्या होता है ना, मार्केट प्राइस बिफोर राइट, उससे माइनस करेंगे एक्स राइट फेयर वैल्यू, मार्केट प्राइस बिफोर राइट माइनस एक्स राइट फेयर वैल्यू। तो मार्केट में बोल दिया 30 रुपीज था, अब एक्स राइट फेयर वैल्यू कैलकुलेशन यहीं पे कर रहे हैं, तो बोलो तो टोटल राइट इशू से पहले कितना शेयर्स था, 88,000 है ना, तो 88,000 शेयर्स था और मार्केट में क्या दाम चल रहा था 30, हम एक्स राइट का फॉर्मूला यहीं पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 30, तो बिफोर राइट इशू टोटल वैल्यू इतना, कंपनी कितना राइट इशू लेके आया 44, क्या प्राइस में 15, तो कंपनी को और इतना एसेट्स मिला तो वैल्यू बढ़ गया कंपनी आफ्टर राइट इशू। तो बिफोर राइट इशू कितना था 88,000 इंटू 30 टोटल कंपनी का वैल्यू था, अब राइट इशू में 44 इंटू 15 और आया तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, टोटल ऐड करके लिख लिए। और टोटल इस शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितना हो गया, बिफोर राइट 88,000 था और फिर 44 राइट इशू लेके आए, टोटल 88,000 का इतना वैल्यू हो रहा है ना, दैट शुड बी द एक्स राइट फेयर वैल्यू। तो 30 रुपीज से एक कैलकुलेशन रफली करो, क्या हो रहा था आपका 88,000 इंटू 30, 88,000 इंटू 30 ये होता है 2,64,00,000, अरे नहीं 26,40,000 या सॉरी कितना 26,40,000 प्लस इसमें 44 इंटू 44 इंटू कितना 15, ये हो गया आपका 6,60,000, 6,60,000 डिवाइड बाई 88 प्लस 44 है ना, 88 प्लस 44 ये हो गया 1,32,000 इज इक्वल टू 30 माइनस, नहीं तो आप ऐसे करोगे एक्स राइट फेयर वैल्यू पहले फाइंड कर लेना, फिर मार्केट वैल्यू माइनस एक्स राइट फेयर वैल्यू लिखो, हो गया वैल्यू राइट यस। तो 26,40,000 इसके साथ जोड़ लो 6,60,000, तो टोटल आया आपका 33 लाख डिवाइड बाई 1,32,000, डिवाइड करने से आया 25, तो 30 माइनस 25 इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया आपका 5। मतलब अगर कोई रिनाउंस करेगा राइट एंटाइटल टू अदर्स, राइट एंटाइटल टू अदर्स, तो इस केस में 5 रुपीज उनको मिलेगा पर शेयर, पर एंटाइटलमेंट राइट। ये हो गया आपका कैलकुलेशन, बोलो समझ में आया, यस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्या यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 इजी है, पहले फुल्ली पेड कर लोगे कॉल करके, फिर बोनस का एंट्री करोगे, यस। बैलेंस शीट अभी हम नहीं करा रहे हैं, बैलेंस शीट हम जस्ट इस चैप्टर के बाद हम फॉर्मेट देंगे, उसमें करेंगे। क्वेश्चन 5 भी ऐसा ही है जैसे अभी किए, इसमें भी कुछ पार्टली पेड था उनको फॉरफिट किए, फिर री इशू किए फुल्ली पेड 12 रुपीज़ करके, ठीक है, और री इशू फॉरफिटेड से 12, तो प्रीमियम में री इशू किए। आफ्टर दैट बोल रहे हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 फुल्ली पेड शेयर फॉर एवरी 2, 2 के लिए एक बोनस लेके आए, बस कैलकुलेशन कर लो, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ट्राई करोगे, एकदम इजी क्वेश्चन से, और बोल दे मिनिमम पीएल यूज करना, ठीक है, अदर रिजर्व को पहले कर देंगे, पीएल तो लास्ट में जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिए थे, ये कर लेना उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी है तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी करेंगे और लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, ओके। पहले समझ लेते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP
ये होता है फ्यूचर ऑप्शन। कंपनी क्या करते हैं, अपना जो एम्प्लॉय है ना उनको इनकरेज करने के लिए, बोलो आप अगर एम्प्लॉय हो ना, आपका ऑलवेज लगे यार हम तो एम्प्लॉय है, हमको सैलरी मिलता है, हम काम करते हैं इसीलिए सैलरी मिलता है। लेकिन आपको अगर मालिक बना दिया जाए ना, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। अरे हम खुद मालिक भी है, तो हम जितना और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो उतना ही शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। तो मेरे पास जो शेयर आया, हम अभी मालिक है तो मेरा और बेनिफिट होगा। एक तो सैलरी तो मिलता ही है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो इसीलिए कंपनी कुछ फ्यूचर में ऑप्शन लेके आते हैं कि आपको हम लोग, कंपनी आज डिसीजन ली है कि आपको अगर 3 साल बाद या 2 साल सर्विस कंटिन्यू करोगे, इसमें बहुत सारे कंडीशन हो सकता है, उसको बोलता है वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो वो कंडीशन फुलफिल किए कि 2 साल मेरे यहाँ कंटिन्यू काम कर लोगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस शेयर। अभी नहीं, फिलहाल 2 साल के बाद आपको ये शेयर देंगे, और उस 2 साल ओवर होने के बाद वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो गया तो आप एलिजिबल फॉर दिस शेयर्स, और उस कंडीशन फुलफिल नहीं किए देन यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको शेयर देंगे नहीं। नाउ इफ यू एम्प्लॉयज आर एलिजिबल तो कंपनी उनको शेयर देंगे, लेकिन मार्केट प्राइस जितना है उससे बहुत कम में देता है। उनको भी बेनिफिट मिले ना, नहीं तो फिर उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, पैसा लेके उनको दे रहे, तो फिर उन्होंने क्यों बाई करने जाएंगे। तो मार्केट से ही बाई कर सकता है। तो अगर मार्केट प्राइस है 500 रुपये चल रहा है, कंपनी बोला ठीक है सिर्फ इसमें आपको 100 रुपया पे करना है, फेस वैल्यू 10, 100 रुपया पे करो, 500 रुपया मार्केट में जो दाम चल रहा है वो मिल जाएगा। क्यों नहीं खरीदेगा बोलो एम्प्लॉय, उतना कम दाम में मिल रहा है, और आगे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा और बढ़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा, जब शेयर दे दिए उनको तो मालिक बन गया, तो मालिक बन गया तो फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस तरह कंपनी अपना एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, और मोटिवेट करने से क्या होता है, परफॉर्मेंस आता है, और परफॉर्मेंस आने से कंपनी का ग्रोथ होता है। तो ये फ्यूचर ग्रोथ देखने के लिए फ्यूचर प्लान दिया जाता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं ऑप्शन प्लान, फ्यूचर। ठीक है शेयर मार्केट में पुट कॉल ऑप्शन होता है, सब नहीं। ये आपका कंपनी अपना एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन दे रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन है कि मेरे यहाँ 4 साल काम करोगे तो इसके बाद एलिजिबल हो जाओगे, आगे और 1 साल 6 महीना टाइम देते आप पेमेंट कर दोगे, बस आपको शेयर दे देंगे, और ह्यूज मार्केट प्राइस से कम प्राइस में। तो ये जो प्लान है इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इसके लिए कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना है। तो एक तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है वो लिख लेते हैं, है ना। तो इट इज ए फ्यूचर ऑप्शन to issue shares या to buy shares of company's employees of company, shares to employees of company under vesting condition ठीक है। अब ये ऑप्शन वो बाई कर सकते हैं, नहीं भी बाई कर सकते, उनके लिए ऑप्शन है। इसीलिए एम्प्लॉय लेना चाहे ले सकते, और नहीं लेना चाहे नहीं भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें एट और भी थोड़ा लिखते एट बिलो मार्केट प्राइस और फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी बोले 100 शेयर फ्री में देंगे, आप 3 साल काम कर लो ना, 100 शेयर आपको फ्री में दे देंगे, तो पूरा उनको बेनिफिट हो जाएगा, और कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होगा या नहीं बोलो। अगर बिलो मार्केट प्राइस, मार्केट में 600 चल रहा है और कंपनी उनको बोला आपसे 200 रुपया दे दो, तो 300 रुपया 600 200 मतलब 400 रुपया तो कंपनी का लॉस हो रहा है। मार्केट में बेचते तो 400 रुपया एक्स्ट्रा मिलता, कंपनी को बेनिफिट दे रहे, तो कंपनी के लिए लॉस है। और ये लॉस क्या, फ्यूचर लॉस है या आज का लॉस है? आज का नहीं, फ्यूचर लॉस है। तो इस लॉस को कब इस पीएल में चार्ज करोगे? ये जब शेयर दिया जाएगा उसी ईयर में? नहीं, तो वेस्टिंग पीरियड बोलो ना, वेस्टिंग कंडीशन। तो वेस्टिंग कंडीशन
के हिसाब से वेस्टिंग पीरियड निकलेगा और वेस्टिंग पीरियड के अंदर उसको दिखाना होगा। तो एक्सपेंसेस बोलो कंपनी का लॉस है या नहीं, फ्यूचर लॉस है। ये जो लॉस है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये लॉस कंपनी के लिए फ्यूचर लॉस है। तो इस लॉस को कब दिखाएंगे ना, इसको थ्रू आउट वेस्टिंग पीरियड एलोकेट कर देंगे। अगर 3 साल वेस्टिंग पीरियड, 3 साल का लॉस है, हर साल 1/3 करके चार्ज कर देंगे, ठीक है ना। अगर 2 साल वेस्टिंग पीरियड, 2 साल में चार्ज कर देंगे, हर साल हाफ करके चार्ज कर देंगे। तो ईच एंड एवरी ईयर एक्सपेंसेस बुक करेंगे, उसके लिए एक रिजर्व, एक प्रोविजंस करते जाएंगे। और जब मतलब ये लॉस के लिए प्रोविजन, फ्यूचर लॉस का प्रोविजन होता है ना, कंजर्वेटिज्म, प्रोविजन करते जाएंगे। और जब वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, इसके बाद एम्प्लॉय शेयर बाई किए तो बाई करेगा तो उनको शेयर दे देंगे, और बाई नहीं किया तो बस कोई बात नहीं, जो प्रोविजन किए तो उसको क्लोज कर देंगे। तो ये था आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? एक तो पॉइंट हो गया ग्रांट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन ग्रांटेड मतलब ये ऑफर लेके आए कंपनी जिस दिन ये ऑफर लेके आए सारा एम्प्लॉयज के लिए कि पर एम्प्लॉय हम लोग 50 शेयर देंगे, मार्केट प्राइस से 300 रुपया कम दाम में देंगे, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 500 रुपया चल रहा है, 300 कम मतलब 200 रुपया में बेचेंगे आपको। तो ये जो ऑफर लेके आए, जिस दिन ऑफर लेके आए उसको उस दिन मतलब बोर्ड्स डिसीजन लिए ना, तो वो हो गया आपका ग्रांट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। द ऑफर, द डिसीजन of such option approved by board। बोर्ड जिस दिन ऑफर मतलब ये ऑफर लेके आए, ठीक है, रेजोल्यूशन पास किए कि ठीक है हर एम्प्लॉय को इतना देंगे जो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, राइट। तो हो गया ग्रांट ऑफ ऑप्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग कंडीशन लिखते, उसमें 3 पॉइंट होता है। वेस्टिंग कंडीशन क्या होता है, आपको फ्यूचर में देंगे ना, तो फ्यूचर के लिए कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा तभी ना। जैसे आप फाइनल एग्जाम से पहले आप इंटरनल एग्जाम देते हो, इंटरनल क्लियर होगा तभी फाइनल में बैठ पाओगे। सिमिलरली ये वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आपको शेयर अलॉट किया जाएगा। तो अभी तो नहीं है ना, फ्यूचर में जब करोगे तब दिया जाएगा। तो वेस्टिंग कंडीशन में 3 तरह का कंडीशन होता है। एक होता है सर्विस कंडीशन, ये थोड़ा सा आइडिया लेना। सर्विस कंडीशन मतलब क्या, कंपनी बोल दिया अरे मेरे यहाँ 5 साल काम करोगे उसके बाद ही देंगे, और 5 साल से पहले छोड़ के जाओगे तो आपको देंगे नहीं, ठीक है ना। अब 5 साल रहोगे तभी देंगे, या 2 साल काम करोगे तभी देंगे, और 2 साल नहीं रहोगे तो मिलेगा नहीं। तो ये हो गया, सर्विस कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इसमें पीरियड ऑफ सर्विस आपको मेंशन कर देगा, फ्यूचर कितना पीरियड काम करना है। और वेस्टिंग कंप्लीट पीरियड कंप्लीट हो गया देन यू आर एलिजिबल। दूसरा होता है परफॉर्मेंस कंडीशन। कंपनी बोले हम लोग का अभी प्रॉफिट है, देखो इस साल आया कितना, 2 लाख। जब हम लोग का प्रॉफिट इसमें 3 गुना हो जाएगा मतलब 6 लाख हो जाएगा, तो अब लोग को फिर शेयर दे देंगे, ठीक है, फ्यूचर में। अब फ्यूचर में कितना दिन में होगा कोई, ठीक है। सर्विस कंडीशन फिक्स्ड है कि 2 साल आपको टाइम दे रहे, 3 साल टाइम दे रहे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन, तो वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, 1 साल में ही हो जाएगा, हो सकता है 10 साल में भी नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है। तो परफॉर्मेंस कंडीशन, इसमें परफॉर्मेंस कुछ दे देगा, टारगेट अचीव करना होगा। सेल्स टारगेट बोल दिए इतना, अभी सेल्स इतना है, जिस दिन 50% सेल्स बढ़ जाएगा हम लोग का, इस दिन से 50% बढ़ जाएगा तो आपको शेयर अलॉट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बाई कर सकते हो तो करोगे, एक्सरसाइज इट, और अदरवाइज लफ्स कर देंगे। तो परफॉर्मेंस कंडीशन ओके, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी पे हो सकता है, इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी पे हो सकता है, इसमें सेल्स का भी हो सकता है, लॉट्स ऑफ टारगेट आर देयर, परफॉर्मेंस कंडीशन। थर्ड होता है आपका मार्केट कंडीशन।
मार्केट कंडीशन बोलते हैं अभी हम लोग का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, शेयर का वैल्यू चल रहा है 200 रुपया, ठीक है। जब इसका वैल्यू 400 हो जाएगा या 500 हो जाएगा तो आपको दे देंगे। कितना दिन में होगा कोई ठीक नहीं है, हो सकता है 6 महीने में ही हो जाएगा, हो सकता है 2 साल में होगा, हो सकता है 3 साल में होगा। तो परफॉर्मेंस कंडीशन और मार्केट कंडीशन दोनों में वेस्टिंग पीरियड वो फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन सर्विस कंडीशन में वो वेस्टिंग पीरियड फिक्स्ड है। आपको 2 साल काम करना तभी एलिजिबल हो जाओगे, आपको 3 साल तो पहले से जिस दिन वो ग्रांट किए थे उस दिन बता दिए क्या कंडीशन है, समझ में आया। और आप लोग को जो क्वेश्चन देगा ना वो सर्विस कंडीशन पे ही देगा। परफॉर्मेंस कंडीशन है सब फाइनल में जाके किसी और में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ तो यही, ठीक है। यस, थर्ड पॉइंट तो वेस्टिंग कंडीशन पे आएगा ना, वेस्टिंग पीरियड। तो और जो भी फ्यूचर लॉस है वो लॉस कंपनी बिलो में इशू करे तो लॉस है, वो लॉस के लिए लॉस कितना दिन का लॉस है, वेस्टिंग पीरियड का। तो वेस्टिंग पीरियड में इसको एलोकेट करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सी, एक्सरसाइज पीरियड। वेस्टिंग पीरियड दे दिया 3 साल, 3 साल काम करो, सर्विस कंडीशन, देन यू आर एलिजिबल। 3 साल काम कर लिए, बस अब आपको शेयर मिल सकता है। अब बाई करोगे तो आपको दिया जाएगा, अब बाई नहीं करोगे तो नहीं दिया जाएगा। सर 3 साल से पहले बाई कर सकता है, अरे नहीं भाई, 3 साल सर्विस करोगे तभी, अब पास करोगे तभी ना एलिजिबल, उससे पहले कैसे बोल सकते हो, नहीं। तो वेस्टर्न कंडीशन फुलफिल होगा जब, मतलब सर्विस कंडीशन, तो उतना ईयर्स कंप्लीट होने के बाद एलिजिबल। और इसके बाद फिर कुछ टाइम और अलाउ किए जाते हैं। आफ्टर वेस्टिंग पीरियड कुछ और टाइम अलाउ करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब आपको पेमेंट करना है ना, आपको शेयर खरीदना होगा तो पेमेंट करना होगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको बोलो, आपको आपसे कंपनी ये करेगा कि आप शेयर दे दे आपको, आप बोलो हाँ सर दे दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे तो आपको शेयर दे देंगे उन लोगों ने। अब बोलोगे नहीं सर हमको नहीं चाहिए, इस कंपनी में हम नहीं रहेंगे, काम तो कर लिए लेकिन हमको दूसरा अमेरिका में ऑफर अच्छा आ गया, हम चले जाएंगे। जाओ भाई, कौन बोल रहा है लेने के लिए, इसीलिए तो ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉय का। तो अब बाई कर रहे तो परचेज का एंट्री करेंगे, बाई करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, पेमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम अलाउ किया जाता है, दैट इज एक्सरसाइज पीरियड। द पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। द पीरियड allowed to employees after vesting period to buy shares। मतलब कंपनी बोल रहे ठीक है 6 महीने आप टाइम दे, इसके अंदर आप पे करो ना, बस आपको शेयर दे देंगे। ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम दिए उसको बोलोगे एक्सरसाइज पीरियड। अब इसके बाद क्या होगा वो हम नहीं लिखेंगे, आइदर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, मतलब एम्प्लॉय खरीद लिए, और ऑप्शन लेफ्ट खरीदे नहीं, यही चीज हो सकता है, ठीक है ना। नाउ हम लोग इसमें कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद एंट्रीज लिखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या सर, सेकेंड पॉइंट है एलोकेशन, या एलोकेशन भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एलोकेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। बोलो कितना एक्सपेंसेस होगा, अगर मार्केट में जो प्राइस है उससे बिलो प्राइस में, तो जो डिफरेंस है ना वो तो कंपनी का लॉस मान के चलना पड़ेगा, फ्यूचर लॉस। तो फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविजन करेंगे, और प्रोविजन करेंगे तो एक्सपेंसेस में भी, प्रॉफिट से तो प्रोविजन करेंगे तो प्रॉफिट लॉस में चार्ज भी करेंगे। तो कितना पीएल में चार्ज करेंगे, तो लिखो टोटल एक्सपेंसेस फॉर ESOP allocated to vesting period as under। टोटल एक्सपेंसेस वेस्टिंग पीरियड में एलोकेट करोगे कैसे, तो पहले देख लेते हैं टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस क्या होगा, कितना एम्प्लॉय खरीदेगा कितना नहीं, हो तो पहले से बोल नहीं सकते भाई। तो एस्टिमेट करेंगे, देख लेंगे टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस इक्वल टू,
ये जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है क्या होगा ना, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस टू बी वेस्टेड, मतलब हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कितना एम्प्लॉय रह सकता है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग को कितना एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं एस्टिमेटेड। टोटल जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होगा उसी को हम लोग वेस्टिंग पीरियड में एलोकेट कर देंगे। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस क्या आएगा, टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर का नहीं, शेयर वैल्यू है, शेयर वैल्यूएशन में सीखोगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल टू मार्केट प्राइस एट ग्रांट डेट। क्या बोलते ग्रांट डेट, जिस दिन ऑफर लेके आए थे कंपनी उस दिन मार्केट में क्या दाम चल रहा है, ठीक है। आगे 3 साल का सर्विस कंडीशन दी है, 3 साल में तो शेयर वैल्यू अप्स एंड डाउन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम अभी एक्सपेंसेस बुक करेंगे जिस दिन ऑफर लेके आए थे उस दिन मार्केट में क्या दाम चल रहा है उससे देखेंगे, लेस कर देंगे ऑप्शन प्राइस, क्या प्राइस में ऑफर लेके आए। जैसे बोले थे 500 रुपया मार्केट में चल रहा है, 200 रुपया में ऑफर लेके आए, तो 500 माइनस 200, ये जो डिफरेंस 300, ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो बोलो फ्यूचर में कंपनी की लॉस होगा ना, ये 300 रुपया पर शेयर। अब कितना एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑप्शन, मतलब कितना एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अगर 1000 शेयर ऑफर लेके आए, कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है तो सबको मिला के 1000 शेयर ऑप्शन लेके आए, और 1000 इंटू मार्केट प्राइस 500 माइनस 300 मतलब 200, 300, 1000 इंटू 300, 300,000, 3 लाख का टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है ना। और इसको वेस्टिंग पीरियड में कैसे एलोकेट करोगे, तो एक्सपेंसेस पर एनम रिकॉग्नाइज करोगे। एक्सपेंसेस इज टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, मतलब ईयर्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड ईयर्स, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस पर एनम। और ये डिफर कर सकता है, अगर एस्टिमेशन चेंज हो रहे 3 साल, कुछ बीच में एम्प्लॉय छोड़ के चले गए तो आगे तो एस्टिमेशन कम हो जाएगा एक्सपेंसेस, तो उसके हिसाब से हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट वे से करेंगे। फिलहाल ये मान के चलो कि अगर सारा एम्प्लॉयज रह गया और सब कोई ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो गया, वेस्टिंग पीरियड सब कोई कंडीशन फुलफिल कर लिए, देन दे आर ऑल एलिजिबल, तो हम लोग टोटल एक्सपेंसेस तो कांस्टेंट है तो ये फाइंड कर लेंगे इस तरह। और इसके बाद कोई लैप्स हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्टिंग पीरियड के अंदर कोई लैप्स नहीं हुआ, पता नहीं चला कितना ऑप्शन एम्प्लॉय खरीदेगा या नहीं, तो हम लोग टोटल प्रोविजन करेंगे एक्सपेंसेस के लिए, राइट, और उसको वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड कर देंगे, राइट, यस। ना एंट्रीज क्या होगा, एंट्रीज में आ जाते, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, एंट्रीज हर साल एंड ऑफ ईच ईयर दो एंट्री करेंगे। बोलो एक्सपेंसेस, अगर 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, टोटल 6 लाख एक्सपेंसेस था, तो 6 लाख बाई 3 कितना होता है, 2 लाख हर साल का एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन हम लोग करेंगे, लिखेंगे एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, या एक्सपेंसेस बुक्ड एंट्री करोगे, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ईच एंड एवरी ईयर एंड में कितना हर साल का एक्सपेंसेस, और लिखोगे 2 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अभी इसको कुछ और नाम देता है, इंडेस 2 बोलता है, शेयर बेस्ड पेमेंट, उसमें भी ये है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एसबीपी इक्विटी, एसबीपी रिजर्व अकाउंट, ठीक है, वो बोलते हैं हम लोग। लेकिन इसमें बोलोगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। कंपनी के लिए एक प्रकार की तो लाइबिलिटी है, देना है एम्प्लॉय को, बट जब वेस्टिंग पीरियड ओवर होगा तभी ना देंगे, तो अभी फिलहाल उसको प्रोविजन कर रहे हैं। तो हर साल जितना एक्सपेंसेस था वो लिखते जाओ, और फिर ईयर एंड में ये जो एक्सपेंसेस पीएल में एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करोगे। फॉर एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू पीएल, एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ईच एंड एवरी ईयर, तो क्या करोगे, पीएल डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट। बस ये करते जाओ, ईच एंड एवरी ईयर ये करते जाओगे। तो कैसे करोगे, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और फिर उसको पीएल में। तो अल्टीमेटली देखो, एक्सपेंसेस डेबिट किए और एक्सपेंसेस क्रेडिट कैंसिल हो गया, पीएल में चार्ज कर दिए, प्रॉफिट कम हो गया, और आउटस्टैंडिंग रह गया ना, तो लाइबिलिटी सेकेंड ईयर फिर से हम एंट्री करेंगे तो लाइबिलिटी फिर बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा। तो ऐसे वेस्टिंग पीरियड होगा, टोटल प्रोविजन बन गया, ठीक है ना। यस, अब सेकेंड, ये तो एंड ऑफ ईयर करोगे, 2 साल तो 2 साल करते जाओगे, 3 साल करोगे, 2.5 साल, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड में करोगे, और थर्ड ईयर मिड में करोगे, ठीक है ना। यस, नाउ अब ये हो रहा है आपका एंड ऑफ ईच ईयर, ये फर्स्ट एंट्री समझ लेना। सेकेंड एंट्री, फॉर ऑप्शन एक्सरसाइज, फॉर ऑप्शन मतलब परचेज बाय एम्प्लॉय आप बोल रहे ठीक है, हम तो पूरा साल काम कर लिए, देन आई एम एलिजिबल, ठीक है, हमको आप दे दीजिए। बस कंपनी उनको शेयर दे दिए, और शेयर के लिए जो पैसा इशू किए थे ले लिए, तो मतलब इशू हो गया, ठीक है। कंपनी शेयर इशू करे अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसको बोलेगा ऑप्शन एक्सरसाइज। तो बोलो कंपनी को पेमेंट मिलेगा ना, यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट मिलेगा ना, नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितना एक्सरसाइज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन प्राइस, ठीक है, क्या प्राइस में ऑफर लेके आए थे। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट, हम लोग प्रोविजन किए थे ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रेडिट हुआ था, अब उसको डेबिट कर दो। और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे बोले थे 500 का शेयर 200 में इशू लेके आ रहे, तो 200 रुपया तो ऑप्शन प्राइस हो गया, 300 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब जितना शेयर इशू किए वो डेबिट करते जाओ। 2 शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी इशू होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू 10 है तो 10 से इंटू करोगे, 100 है तो 100 से करोगे, 2 रुपया 2 से करोगे, जितना फेस वैल्यू है, ठीक है। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू एमपी माइनस एफबी, मतलब मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू। 500 तो 500 माइनस 10, तो बाकी इसमें आ जाएगा। ये हो गया ऑप्शन एक्सरसाइज। बैंक अकाउंट डेबिट ऑप्शन प्राइस से करोगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस और ऑप्शन प्राइस में जो डिफरेंस, वो लॉस था, वो लॉस के लिए प्रोविजन किए थे क्रेडिट, अब डेबिट कर दिए, ठीक है। टू कैपिटल फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा मार्केट प्राइस वो आपका प्रीमियम। ये हो गया आपका ऑप्शन एक्सरसाइज। एम्प्लॉय अगर खरीद लिए तो एंट्री करोगे, और बाई चांस वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया, एम्प्लॉय एलिजिबल, लेकिन उसमें से एक दो एम्प्लॉय बोला नहीं खरीदेंगे, छोड़ो ना, तो एक दो एम्प्लॉय बाय नहीं किए, तो परचेज का तो एंट्री नहीं, और लेकिन आप तो प्रोविजन करके रखे थे, अब उसको क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, मतलब उसको क्लोज कर दोगे फॉर ऑप्शन लैप्स्ड। मतलब वेस्टेड बट नॉट एक्सरसाइज्ड, ओके, ऑप्शन लैप्स्ड। तो
एंट्री क्या करोगे? हम लोग तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट करके रखे थे, लाइबिलिटी उसको डेबिट कर दो, क्लोज कर दो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स बोलो, जनरल रिजर्व बोलो, कुछ भी। तो इसमें कितना लिखोगे ना, नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स लैप्स्ड, जितना ऑप्शन लैप्स्ड, मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाई करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना लॉस होगा उसके लिए तो प्रोविजन किए थे ना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन ही तो लॉस था, तो उतना आप करोगे क्या, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये ऑप्शन लैप्स होता है आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, अगर वेस्टिंग पीरियड ओवर होने के बाद नॉट एक्सरसाइज, तो इस केस में इसको क्लोज करोगे। और वेस्टिंग पीरियड से पहले ही वो लैप्स हो गया, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, 3 साल काम करना उससे पहले, और उनके लिए हम लोग प्रोविजन ही नहीं करेंगे, प्रोविजन उसके लिए हटा देंगे, कम कर देंगे, तो फिर क्लोज लैप्स करने का, लैप्स का एंट्री नहीं आएगा। ठीक है ना, यस। तो ये था एंट्रीज फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एक क्वेश्चन इससे करते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन 8, 9, 10 एक ही जैसा है, हम 9 कर रहे हैं। 8 में सारा ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, 9 में कुछ लैप्स भी है, तो इसलिए 9 कर रहे हैं। 10 9 जैसा है, और 11 थोड़ा डिफरेंट है, और बाद में भी करोगे चलेगा, क्योंकि उस तरह का बहुत रेयर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते। क्वेश्चन 9 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का पार्ट है। ठीक है, यस। क्या दिया है यहाँ पूरा टर्म लिखेंगे हम, क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, यह दे रखा था कि द फॉलोइंग द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ESOP बोलो, ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ऑफ टिस्को लिमिटेड, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ऑप्शन ग्रांटेड, ये टर्म लिख रहे हम, बोल दिया ऑप्शन ग्रांटेड 2500 शेयर्स। ठीक है, ₹10 इच, मतलब फेस वैल्यू। ऑप्शन प्राइस OP हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऑप्शन प्राइस ₹40, मार्केट प्राइस इज 75। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू MP माइनस OP। कंपनी का क्या लॉस होगा फ्यूचर, वही तो है ना। अगर 75 का शेयर अभी मार्केट में 40 रुपीज में दे रहे हैं, तो 35 तो लॉस हो रहा है कंपनी का पर शेयर। सर आगे अगर 3-4 साल है तो उस टाइम तो और कुछ और हो सकता है, हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग ग्रैंड डेट का ही देखेंगे, ग्रैंड डेट में क्या मार्केट प्राइस और उनको कितना में ऑफर कर रहे हैं, उस दिन के हिसाब से कितना आगे बढ़ेगा, तो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट मिलेगा, कम होगा तो नहीं खरीदेगा, कोई बात नहीं। और इसमें फिर बोल दिया कि वेस्टिंग पीरियड 1.5 ईयर। ओके, वेस्टिंग पीरियड, ओहो, वेस्टिंग पीरियड कितना है, 1.5 ईयर्स, मतलब कंपनी बोले 1.5 साल काम करोगे, मेरे यहाँ कंटिन्यू रखोगे, तो इसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर दिस शेयर। जो 75 रुपया मार्केट में अभी, उसको सिर्फ 40 में देंगे आपको, 35 रुपया कम में देंगे। ठीक है, तो 1.5 साल बाद हो सकता है और कुछ हो जाएगा, लेकिन खैर ये आपका ऑफर, राइट। 1.5 साल वेस्टिंग पीरियड। अब फिर क्या बोल रहे हैं, एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर, 1.5 साल के बाद और 1 साल टाइम दे रहे पेमेंट के लिए, बहुत अच्छा। ऑप्शन वेस्टेड एंड एक्सरसाइज 2000, मतलब 2000 बाय कर लिए एम्प्लॉइज, तो एक्सरसाइज पीरियड जब आएगा तभी देखा जाएगा, वेस्टिंग पीरियड ओवर होने दो। और ऑप्शन अनवेस्टेड एंड लैप्स कितना, 500, मतलब 500 लैप्स हो गया और 2000 बाई कर लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल एक्सपेंसेस है ना, वो एस्टिमेट करेंगे, उसको वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड कर देंगे, ईयरली एक्सपेंसेस बुक करेंगे, उसके लिए प्रोविजन करते जाएंगे। ठीक है ना, अब फिर जितना खरीद लिए इशू का एंट्री करेंगे, और जितना लैप्स का एंट्री कर लेंगे। राइट, क्लियर है ना, यस। तो फाइंड करते, देखो, टोटल एस्टिमेटेड
expenses for ESOP equal to number of options, estimated number of options multiplied by intrinsic value of option. बोलो कंपनी का जो लॉस हो रहा है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन बोलते हैं, तो उतना कंपनी का लॉस, उसके लिए प्रोविजन करेगा। और ये लॉस 1.5 साल का है, 1 साल का नहीं है। तो कितना ऑप्शन लेके आए थे? 2500, ठीक है ना। ये 1.5 साल के अंदर ही कुछ छोड़ के चले जाते हैं तो फिर हम लोग अलग अलग करते हैं, हर साल का अलग अलग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो एम्प्लॉयज कुछ और है, सेकेंड ईयर में कुछ और हो जाएगा ना, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा एस्टिमेशन। बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, सो लास्ट में वेस्ट हुआ और उसमें कुछ पे किए, कुछ पे नहीं किए। 2500 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना? 35 इंटू कर लो 2500 मल्टीप्लाइड बाई 35, 2500 इंटू 35, ये हो रहा है आपका 87,500। ओके क्लियर। तो अब वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड करो तो एक्सपेंसेस पर एनम ये हो जाएगा 87,500 डिवाइड बाई 1.5। 2.5 साल तो 2.5, 3 साल तो 3, 2 ईयर्स 2 डिवाइड कर दोगे बस, और कुछ नहीं। तो डिवाइड बाई 1.5 तो ईयरली हो रहा है कितना? 58,000, ये आपका 58,333 पर एनम, ठीक है। यस सर। अब हम लोग एंट्री करेंगे। कब बोलो तो ऑफर लेके आए थे, ऑप्शन लेके आए थे, कुछ डेट नहीं दिया, तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टिस्को लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ टिस्को लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, राइट। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंट्री क्या करोगे? एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, आप एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो या एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, कुछ भी लिखो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं EC, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब एक्चुअली न्यू टर्म क्या होता है? SBP रिजर्व अकाउंट, ठीक है, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। लेकिन आप लोग शेयर बेस क्या होता है उससे नहीं सीख रहे हो अभी, सिंपल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। तो बोलो ईयरली कितना? 58,333, 58,333। अब ईयर एंड में इसको PL में ट्रांसफर कर देते, हर साल 2 एंट्री करोगे ना। तो PL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 58,333, 58,333, राइट। यस सर। नाउ ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। मिड ऑफ सेकेंड ईयर, क्यों? 1.5 ईयर दिया था ना। फिर एक्सपेंसेस पहले लिखते, एक्सपेंसेस तो क्या होगा? एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कुछ भी लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ध्यान दो, ये हाफ ईयर है तो इसको आधा कर दो, या टोटल कितना आया था बोलो? 87,500, राइट। तो 87,500 टोटल था, इसमें से एक साल बाद, एक साल हो गया तो 58,333 बुक कर लिए, तो रिमेनिंग जितना, या इसको हाफ करो या 87,500 से माइनस कर दो, बाकी हाफ ईयर का जाएगा। ये होता है 29,167, कितना रहा? 29,167, राइट। यस सर। टोटल 87,500 था ना, तो ये इतना बुक कर लिए, बाकी एक्सपेंसेस 29,167। अब उसको PL में, लेकिन ईयर एंड में, मिड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट थोड़ी बनता है। और एक्सरसाइज पीरियड कितना दिया था? एक्सरसाइज पीरियड दिया था 1 साल, तो मिड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ ईयर सेकेंड एंट्री, ये एंड ऑफ ईयर सेकेंड ईयर PL में ट्रांसफर कर देंगे। PL डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट
29167, 29167, राइट। अब मिड ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड के बाद एक साल एक्सरसाइज दिए थे, मिड ऑफ सेकेंड ईयर वेस्टिंग पीरियड होगा, उससे एक साल क्या होता है, मिड ऑफ थर्ड ईयर वो एक्सरसाइज पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें हम कर लेंगे। हम बीच में कभी भी बाई कर सकता है, एक्सरसाइज एक साल दिए मतलब उसके अंदर कभी भी बाई करे, राइट। वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया, दे आर एलिजिबल, अब कभी भी बाई करे, राइट। तो कितना बाई किए, 2000, तो एंट्री करो बैंक डेबिट, जितना बाई किए तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट करोगे, क्योंकि प्रोविजन किए थे ना आउटस्टैंडिंग डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट करोगे, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट, यस सर। तो बैंक डेबिट कितना से करोगे, बोलो कितना ऑप्शन एक्सरसाइज के, 2000 शेयर्स, और बोलो ऑप्शन प्राइस क्या दिया था, 40, यस सर, 80,000, 2000 शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था, 35, तो 70,000 हम लोग इसके लिए प्रोविजन किए थे। सर हम लोग तो 87,500 किए थे, हाँ अरे 500 तो लैप्स हो रहे हैं, जितना खरीद रहे हैं उनके लिए तो यहाँ डेबिट करेंगे ना, हाँ। तो 2000 शेयर फेस वैल्यू तो 10 दिया था, यस सर, तो 20,000 कैपिटल में लिखोगे, और 2000 शेयर मार्केट वैल्यू 75 माइनस 10 तो 65, 1,30,000 प्रीमियम क्रेडिट करोगे। बिंग 2000 ऑप्शन एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉइज एट 40 अगेंस्ट मार्केट वैल्यू 75, बस ट्रांसफर अब एज पर रेजोल्यूशन नंबर डेटेड कंप्लीट हो गया। एंट्री देखो 130 20 कितना 150, 80 70 150 हो गया ना। अब लेफ्स, तो लेफ्स का एंट्री करेंगे, आउटस्टैंडिंग डेबिट करो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट, क्योंकि हम लोग प्रोविजन तो किए थे ज्यादा, है ना, तो लैप्स हो गया तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बिंग ऑप्शन लैप्स 500 ऑप्शंस लैप्स, और उसके लिए प्रोविजन 35 करके किए थे, तो 500 इंटू 35 इंटू करो, ये आपका लैप्स वैल्यू आ जाएगा। इसमें आंसर जो लैप्स दे रहा था वो गलत है, ठीक है। 500 इंटू कितना 35, उसमें कुछ और कैलकुलेशन होता था इसीलिए पहले, तो अभी नहीं फॉलो होता, और डेफर्ड एक्सपेंसेस दिखाया जाता था, डेफर्ड को अमोर्टाइज करते थे, वो अलग कंसेप्ट है, अब वो फॉलो होता ही नहीं, राइट। तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा कितना 17, 500 ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही क्वेश्चन 10 है, जर्नल एंट्री करोगे ऐसे ही करोगे, राइट, यस सर। तो ये था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ओके। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बस अब ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा हम देख लेंगे। 12 एंड 13 ये 2 क्वेश्चंस है, तो ये दोनों क्वेश्चंस करना है, लेंदी है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 12 क्या दे रहे हैं, द बैलेंस शीट ऑफ साज कंपनी लिमिटेड कंप्लीट करना है, इसीलिए आज थोड़ा टाइम में ये दे रहे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ साज कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2008 एज अंडर, उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अदर्स बहुत सारे दे दिए। अब एट एजीएम ऑफ द कंपनी इट इज डिसाइडेड टू ऐड ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सारे इशू लेके आए, ठीक है, बस उसी का एंट्री करना है। पॉइंट ए, बोनस इशू मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 2 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 इज फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 5 के लिए 2 बोनस दे रहे हैं, तो बोनस का एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, ओके। फर्स्ट जो ए दिया है इसमें बोनस का 2 एंट्री करेंगे। सर 2 एंट्री क्यों, अरे पहले बोनस डिक्लेयर करोगे, इसके बाद बोनस शेयर इशू करोगे, 2 ही तो एंट्री सीखे ना, फुल्ली पेड बोनस होता है, यस सर। बोनस का रेशियो क्या दिया, 2 फुल्ली पेड फॉर एवरी 5, तो कंपनी में इक्विटी शेयर है कितना 1 लाख, हम इधर आप रफली कर रहे हैं 1 लाख,
5 के लिए 2 दे रहे हैं, बोलो कितना होता है? 40,000 शेयर्स इंटू 10 मतलब 4 लाख। तो बोनस अमाउंट कितना हो गया बोलो? 4 लाख। तो बोनस 4 लाख दे रहे हैं। कंपनी में तो एक ही रिजर्व है, जनरल रिजर्व, वहीं से देंगे। तो जनरल रिजर्व डेबिट, और कोई रिजर्व ही नहीं है तो वहीं से देंगे टू बोनस टू इक्विटी होल्डर्स। जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? 40,000 इंटू 10 तो 4 लाख। बिंग बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यस सर। अब सेकेंड बोनस शेयर इशू कर दो। तो बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। Being 40,000 equity shares, ₹10 each issued as bonus as per resolution number dated. ठीक है, 40,000 at the rate of 10. Complete bonus issue. B. B पे बोला ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख टू 10 इंच टू 2 लाख 50 10 इंच। ऑथराइज इंक्रीज किए, इसके लिए कोई एंट्री नहीं है। जस्ट आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी में अप्लाई किए कि हम लोग को कंपनी का ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना है, बोनस एक्सेट्रा इशू लेके आना है, इसीलिए, और उन लोगों ने परमिशन दे दिया, बस इंक्रीज हो गया। इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं हो सकता है जब बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं करोगे। इनकी जब ऑथराइज, नो एंट्री फॉर इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जो इंक्रीज किए, इसके लिए कोई एंट्री नहीं करना। सी, अब क्या बोल रहे हैं? राइट इशू डिक्लेयर्ड बाय कंपनी 1 for 1, एक के लिए एक राइट इशू, राइट। 1 for 1 एट 15 each। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या था? 34 मार्केट में दाम चल रहा था, लेकिन इशू क्या प्राइस में लेके आए? ओनली 15 each। अरे 10 रुपीज फेस वैल्यू ना, 5 रुपीज प्रीमियम में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इंक्लूडिंग बोनस नहीं बोला। और एक चीज, इसको डेट बताया, बोनस कौन सा डेट में था, राइट। अगर डेट वाइज होता फिर भी कंसीडर कर लेते, बोनस पहले राइट बाद में, तो बोनस को लेके ही कैलकुलेशन करते। तो इसमें बोनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, सेम डे हो रहे ना। तो हम लोग देखते हैं कितना शेयर था? 1 लाख शेयर था, एग्जिस्टिंग को ही देंगे। इन्हें कि सिर्फ बोनस दिए, इनको भी फिर देंगे। अरे एक ही दिन में तो दे रहे हैं, डिफरेंट डेट होता तो फिर सोच सकते थे। यस, राइट में क्या रेशियो बोलो? राइट में रेशियो कितना? 1 for 1 मतलब एक के लिए एक, तो 1 लाख के लिए 1 लाख राइट इशू हो जाएगा। यस सर। और राइट इशू प्राइस क्या? 15 इंच, तो 15 से इशू का एंट्री दिखा देंगे। कोई इंस्टॉलमेंट है क्या? नो सर। तो फिर डायरेक्ट लिखो ना, एंट्री लिखो, बैंक डेबिट, राइट का तो किए थे अभी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना एप्लीकेशन आया, कुछ बोला नहीं, तो जितना राइट उतना ही मान लो। तो 1 लाख शेयर 15 रुपीज इशू प्राइस, 15 लाख, और 1 लाख शेयर फेस वैल्यू 10, मतलब ये हो गया आपका 10 लाख, और 1 लाख शेयर प्रीमियम 5, ये आपका 5 लाख। पहले प्रीमियम नहीं था, अब इशू से प्रीमियम आ गया। ओके, यस सर। सी, नेक्स्ट। और क्या? ना एंट्री, ये क्या? अब बोल रहे हैं इसमें वैल्यू ऑफ राइट नहीं पूछा, अगर पूछता तो हम लोग सीखे थे ना, वो कर लेना। मार्केट वैल्यू 34 है, तो एग्जिस्टिंग शेयर क्या था? 1 लाख शेयर था, इंटू 34 प्लस राइट कितना? 1 लाख इंटू क्या? 15 डिवाइड बाय 2 लाख शेयर, एक्सट्राइट फेयर वैल्यू आ जाएगा। फिर आपका मार्केट प्राइस माइनस एक्सट्राइट फेयर वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ राइट भी मिल जाएगा। अगर पूछेगा तो कर लेना ना। डी, ये क्या बोल रहे हैं? आफ्टर बोनस एंड राइट इशू ऑल द शेयर सब डिवाइडेड इनटू 2 पर शेयर। सब डिवाइड मतलब स्प्लिट करना, तोड़ना। मतलब पहले मेरे पास एक 500 रुपये का नोट है, एक था 500 रुपये का नोट, और मैंने पांडे जी के पास चाय पीने गए, उनको बोले पांडे जी खुजरा हम आपको दे देंगे चाय का दाम, लेकिन हमको खुजरा कर दीजिए 500 रुपया। पांडे जी बोला ठीक है, 100 रुपया करके
हम 100 रुपया करके 5 नोट दे देते। बोलो क्या हुआ? एक दिए 500 रुपया, 100 रुपया करके 500 रुपया, एक ही तो बात है। ये जो एक नोट को 5 नोट में तोड़े, स्प्लिट किए ना, वैल्यू कम हो गया, एक एक नोट का वैल्यू कम हो गया, लेकिन टोटल तो उतना ही है। शेयर में भी ऐसा ही होता है। एक जो लार्ज वैल्यू शेयर है, कंपनी का वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको स्प्लिट करके ना मार्केट वैल्यू कम कर देता है, शेयर का फेस वैल्यू को तोड़ देता है। तो इसमें एंट्री क्यों करेंगे? एक्चुअली पुराना शेयर को विथड्रॉ करना, न्यू शेयर इश्यू करना, इसीलिए एंट्री करेंगे। अमाउंट वाइज तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बोलो 5 नोट 100 रुपया करके तो 500 रुपया है, और एक नोट 500 रुपया था, वो भी तो 500 ही था। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। तो एंट्री क्या करोगे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड डेबिट रखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वैल्यू, ओल्ड मतलब क्या, ₹10 था ना, ये लिख लेना, ₹10, पहले तो 10 था एक शेयर का फेस वैल्यू, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब ₹2 हो गया अकाउंट, ठीक है। अब बोलो सारा बोनस राइट्स अब देखेंगे। 1 लाख शेयर था, यस सर। फिर बोनस कितना लेके आए थे? 40,000, यस सर। फिर राइट कितना लेके आए? 1 लाख। तो टोटल कितना? 2,40,000 शेयर था, यस सर। तो यहाँ डेबिट करेंगे 2,40,000 इनटू फेस वैल्यू क्या 10, तो ये 24 लाख डेबिट करेंगे। क्रेडिट भी करेंगे 24 लाख, क्रेडिट भी करेंगे 24 लाख। लेकिन बोलो एक शेयर पहले 10 था, 2 रुपया हो गया। एक शेयर पहले 10 था, अब 2 रुपया, तो 5 शेयर होगा ना, 10 रुपया। तो मतलब एक के बदले में 5 शेयर दे रहे हैं, तो 2,40,000 में 5 मल्टीप्लाई करो, 2,40,000 शेयर था ना, 2,40,000 इंटू 5 मतलब 12 लाख शेयर हो गया। तो इसमें क्रेडिट करोगे 12 लाख शेयर्स इंटू क्या 2, अमाउंट वाइज कोई चेंज नहीं है। नरेशन में लिख लोगे बिंग 2,40,000 शेयर्स 10 each सब डिवाइडेड इंटू 12 लाख शेयर ₹2 each एज पर रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। गिव नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। हाँ, बैलेंस शीट अभी नहीं करें कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा, वो हम लोग अभी नहीं सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट पूरा समझा देंगे, राइट। यस, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, इसको कंप्लीट कर ले तो ये मोटा मोटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बोलो 13 में क्या दिया? 13 में क्या दिया है? 13 में बोल रहे हैं एमजी लिमिटेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन। एमजी लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज का, रजिस्टर मतलब ऑथराइज कैपिटल कितना? 1 लाख शेयर 10 each on 1407 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 08 फॉलोइंग इवेंट्स occurred। 1, कंपनी जस्ट ऑथराइज मतलब न्यूली ओपन कंपनी, 1/4 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुआ ना, न्यूली ओपन कंपनी, और रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथराइज इतना है। अब इसमें से 1/5 जस्ट 1 month लेटर कंपनी इशू लेके आया, पब्लिक इशू 20,000 शेयर इशू लेके आए, 10 रुपया फेस वैल्यू, लेकिन 18 रुपीज मतलब 8 रुपया प्रीमियम में। इसमें पे करना है एप्लीकेशन में 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम 4, और अलॉट बाकी अलॉटमेंट में आफ्टर 1 month। तो 18 में से 8 रुपया एप्लीकेशन में ले रहे हैं, तो 10 रुपया अलॉटमेंट में लेंगे, और 18 मतलब 8 रुपया प्रीमियम में से 4 रुपया प्रीमियम एप्लीकेशन में ले रहे हैं, तो 4 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट में लेंगे। इसमें कोई ड्यू एरियर कुछ नहीं बोला, बस 2 इंस्टॉलमेंट का ड्यू रिसिप्ट दिखाते जाओ, कर लो, हो गया आपका। तो एंट्री कर लेते इन द बुक्स ऑफ एमजी, इन द बुक्स ऑफ एमजी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये डेट वाइज करोगे बेटर होगा। ये था 1507 इशू लेके आए, तो फर्स्ट एंट्री करेंगे ना बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो कितना? 20,000। कुछ बताया कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया, कम आया? नहीं, तो 20,000 लेके करोगे। एप्लीकेशन में 8 पे करना है, तो कितना? 1,60,000 ट्रांसफर कर दो। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन में पहले रिसीव करते फिर ट्रांसफर करते ना,
और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। तो 1,60,000 डेबिट कर लो एप्लीकेशन। कैपिटल 20,000 इंटू 8 रुपये में 4 प्रीमियम है तो 4 कैपिटल 80,000 और 4 प्रीमियम भी है 80,000, ठीक है। यस, कंप्लीट एप्लीकेशन। 1 मंथ लेटर तो 1607। अब अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। एक्चुअली अलॉटमेंट इसी दिन हो जाएगा लेकिन पेमेंट आएगा 17, ये 15 ही कर लोगे बेटर होगा, क्योंकि जब अलॉट होता है, जिस टाइम इशू होता है ना, अलॉट करते हैं उसी टाइम अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके। तो अलॉटमेंट डेबिट करोगे 20,000 शेयर 10 रुपया करके, क्योंकि 18 रुपीज था ना इशू प्राइस, तो 2 लाख। इसमें पहले प्रीमियम कर लो 20,000 इंटू 4 80,000 और 20,000 इंटू 6 1,20,000। समझ में आया? तो 2 लाख में से इसमें कैपिटल 6 रुपया करके 1,20,000 और प्रीमियम 4 रुपये करके कितना 80, 4 करके 8 प्रीमियम था ना, 10 रुपीज से 18 और रिसीव कर लो 16। 1 मंथ लेटर बैंक डेबिट, कोई फेल नहीं किए, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस सब मिक्स करके देने से ना उसमें एरियर फॉरफीचर रीइशू जैसे किए थे इशू ऑफ शेयर कंप्लीट उस तरह नहीं देता है, इजी देता है, ठीक है। यही है, इसमें सब मिक्स अप हो जाता है, मतलब बोनस राइट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब मिक्स करके कभी भी दे सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी दे सकता है, जैसे उसमें स्प्लिट दिया था ना। यस, तो ये हो गया ए कंप्लीट। ना बी में क्या दे रहे हैं? अब राइट इशू लेके आए 39 कंपनी मेड राइट इशू 142 बेसिस एट 24 में लेके आए इशू प्राइस फेस वैल्यू 10 और पेबल इन फुल ऑन 10 को सबको पे करना है और मार्केट प्राइस कितना था 45, 80% सब्सक्राइब। अच्छा, पूरा राइट नहीं खरीदे, 80% खरीदे तो डायरेक्ट एंट्री करो ना 10 को फुल पे करना है ना। यस, तो एंट्री करो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। यस सर। बैंक डेबिट अब पहले देखते, राइट में रेशियो क्या था 1:2, मतलब 2 के लिए 1, तो बोलो तो कंपनी में 20,000 ही तो अभी इशू लेके आए थे। यस सर, 2 into 1 मतलब 10,000 हो गया, राइट। लेकिन इसका 80% शेयर होल्डर्स खरीदे, 8,000 ही बाई किए ना। बोलो ठीक से देखो क्या बोला, कंपनी 142 राइट इशू लेके आए, मतलब 2 के लिए 1 राइट दे रहे हैं, तो 20,000 ही तो इशू लेके आया था इनिशियल। कंपनी तो न्यूली फॉर्म है, पहले तो नहीं था, ऑथराइज नहीं देखोगे, उससे ज्यादा इशू नहीं हो सकता, वो लिमिट है। तो इसमें से तो 10,000 राइट इशू होता है, 10,000 में से 80% ही सब्सक्राइब किए, मतलब 20% कोई अप्लाई नहीं किए होल्डर्स, तो 8,000 शेयर होल्डर्स खरीदे, तो 8,000 का एंट्री करोगे, तो बैंक डेबिट करो 8,000 इंटू कितना 24, ओके। कैपिटल करोगे 8,000 इंटू 10 और प्रीमियम करोगे 8,000 इंटू 14, राइट। समझ में आया ना? तो 8,000 इंटू 8,000 इंटू 24 इक्वल ये हो रहा है 1,92,000 और 10 इक्वल 80,000, ठीक है, और 14 इक्वल ये होता है 1,12,000। कंप्लीट ये आपका राइट इशू का। नाउ सी, अब आगे क्या दे रहे हैं? सी में बोल रहे हैं ऑन 31 मार्च कंपनी में नेट प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, ईयर एंड हो गया, तो एक फर्स्ट ईयर एंड हो गया, कंपनी का नेट प्रॉफिट आया कितना 1,80,000 आफ्टर टैक्स, फॉर विच कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 20%, तो इसमें डिविडेंड का एक एंट्री करेंगे, ठीक है, ईयर एंड में 31 मार्च 08 डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाएगा, डिविडेंड लाभ का अंश है ना, तो लाभ है प्रॉफिट है तभी ना डिविडेंड देंगे, टू प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, तो प्रपोज डिविडेंड लिखोगे,
पीएल डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड कैलकुलेशन करोगे पेड अप कैपिटल पे 20%, मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट का 20% ही डिविडेंड देंगे, कैपिटल पे कैलकुलेशन होगा। तो कितना कैपिटल तो देख लो, पहले इशू किए थे 20,000 शेयर, फिर राइट इशू में 8,000, 28,000 शेयर इशू हुआ ना, मतलब टोटल कितना शेयर इशू हुआ बोलो, 20,000 पहले इनिशियल, 8,000 राइट इशू, तो 28,000, फेस वैल्यू 10, कितना हो रहा है 2,80,000। तो इस पे 20% करोगे, ये आएगा डिविडेंड। ठीक है, कितना हो रहा है, पहले पेड अप कैपिटल देख लोगे और उस पे 20%, तो 56,000। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर किए, 56। अभी डिक्लेयर हुआ, यही एंट्री करोगे बस। डिविडेंड डिक्लेयर के बाद विद इन नेक्स्ट 30 डेज डिविडेंड पे हो जाता है, उतना दिन भी टाइम नहीं लेता है। तो डिक्लेयर होता है मतलब शेयर होल्डर्स अप्रूवल आ जाता है, कंपनी पहले बोर्ड डिसीजन लेता है, इसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ जाता है, अप्रूवल हो जाता है तो बस विद इन नेक्स्ट वीक पेमेंट कर देता है डिविडेंड। तो अप्रूव हो गया, इसलिए प्रपोज डिविडेंड लिख रहे हैं, ये मान के चलेंगे अप्रूव्ड हो गया। अगर बोलता है रिकमेंडेशन तो कोई एंट्री नहीं करते, जब तक अप्रूव्ड शेयर होल्डर से नहीं आ रहा है तो नहीं पे होगा। ओके, ये हो गया एंट्री। अब बस फाइनली एक और एंट्री करना है, डी बिंग डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ये लिख लोगे। सेम डे कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर बोनस एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। ओके, तो ये तो 28,000 शेयर है ना, फॉर एवरी 5 दे इशूड बोनस 2, तो बोनस कैलकुलेशन फिर कर लेते। सेम डे मतलब ईयर एंड में ही अब फिर बोनस दे रहे, तो बोनस कैसे दे रहे, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो कंपनी के पास तो 28,000 था, तो 28,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये होता है आपका 11,200 शेयर्स, और ₹10 मतलब होता है 1,12,000। अमाउंट ऑफ बोनस आपको मिल गया कितना, 1,12,000। सर इतना बोनस कहां से देंगे, प्रॉफिट तो 81 था, प्रॉफिट है सफिशिएंट, नहीं प्रॉफिट रहने दो, हम लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं है, लेकिन प्रीमियम आया ना इशू से, देखो बहुत प्रीमियम आया, इधर देखो कितना प्रीमियम है, इधर देखो एप्लीकेशन में प्रीमियम मिला था 80, अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला 80, यहीं पे तो 160 हो गया। फिर राइट इशू में प्रीमियम 112, कितना ज्यादा प्रीमियम है, प्रीमियम से देंगे भाई, 1,12,000 ही तो है। तो एंट्री लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें 2 एंट्री होगा, अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी होल्डर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू बोनस टू इक्विटी होल्डर्स अकाउंट, टोटल बोलो कितना है 1,12,000। और फाइनली बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, shareholders debit to equity share capital account 1,12,000, 1,12,000 मतलब 11,200 at the rate of 10, right? Being bonus declared or being shares issued as per resolution number dated। तो बस ये हो गया entries in the books of company for the above decisions, right? Yes sir। इसमें पूछा वैल्यू ऑफ राइट कर लेना एकदम इजी है, मार्केट वैल्यू माइनस एक्स राइट फेयर वैल्यू कर लोगे, आ जाएगा। और लास्ट फाइनली बोल रहे हैं सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं ना, मिस्टर आर एक इनिशियली उन्होंने 400 शेयर खरीदे थे और 80% राइट भी, तो फाइनली उनके पास कितना टोटल शेयर है, टोटल होल्डिंग ऑफ मिस्टर आर, ये फाइंड करना है। एक शेयर होल्डर्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से इशू का एंट्री किए, टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ मिस्टर आर, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर से देखेंगे कितना नंबर ऑफ शेयर होल्ड कर रहे हैं। इनिशियल परचेज, कंपनी जब इशू किए थे इनिशियली इन्होंने परचेज कितना किए थे, 400 शेयर, राइट? यस सर, इनिशियली 20,000 लेके आए थे ना, उसमें से 400 बाई किए थे, तो श्योर इनको राइट भी मिला, राइट शेयर परचेज। बोलो राइट में रेशियो क्या था, राइट में रेशियो क्या था, देख 1/2, तो अगर इनको 400 शेयर था डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मतलब 200 शेयर होता है, लेकिन ये भी 80% राइट बाई किए थे,
तो मतलब 160 बाई किए थे, पूरा राइट बाई नहीं किए थे। तो 400 प्लस 160 कितना हो गया था? 560। अब फाइनली बोनस मिला। सर डिविडेंड भी, डिविडेंड के लिए तो शेयर थोड़ी बढ़ेगा, एड बोनस रिसिप्ट, जितना शेयर इशू है उसमें से पार्ट इनको मिल रहा है ना, बोनस इशू रिसिप्ट। बोनस में रेशियो क्या था? बोनस में रेशियो था 2 फॉर एवरी 5, तो इनके पास 560 शेयर्स है, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, इनको कितना बोनस मिलेगा देखोगे ना, तो 560 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, इनको बोनस मिला 224। तो आफ्टर बोनस टोटल होल्डिंग मिस्टर आर का कितना हो जाएगा? 784 शेयर्स। ठीक है, तो जो इनिशियली 400 शेयर खरीदे थे, एट द एंड ऑफ मार्च 08 इनके पास टोटल आफ्टर बोनस 400 पूरा 784 शेयर्स हो जाएगा। बस ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोग का मोटा मोटी ये चैप्टर कंप्लीट। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लोगे नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर। उससे पहले हम लोग को कंपनी का फॉर्मेट, मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा देंगे, क्योंकि आगे सब चैप्टर्स में ही मैक्सिमम वो अप्लाई होगा। ठीक है ना? यस, तो आज का क्लास इतना।